हेलो दोस्तों, तो मैं हूं सूर्या और आप सुन रहे हैं गुनाहों के देवता उपन्यास की कहानी, जिसे लिखा है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी बनारस की गलियों, घाटों और उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में शुरू होती है। बनारस, जो गंगा के तट पर बसा है, इस उपन्यास का एक जीवंत पात्र है। यहाँ की हवा में अध्यात्म, परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है। चंदन कपूर एक मध्यम वर्गीय, पढ़ा लिखा और संवेदनशील युवक है जो बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ता है। वह अपने समय से थोड़ा आगे की सोच रखता है, लेकिन सामाजिक और नैतिक बंधनों से बंधा हुआ है। उसका स्वभाव गंभीर, विचारशील और आत्ममंथन करने वाला है। वह अपने प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला के घर अक्सर आता जाता है, जहां वह सुधा से मिलता है। सुधा डॉक्टर शुक्ला की बेटी एक सौम्य, सुसंस्कृत और भावुक लड़की है। उसकी आंखों में एक गहरा दुख और प्रेम छिपा है। सुधा और चंदर के बीच पहली मुलाकात से ही एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है। दोनों के बीच बातचीत किताबों, कविताओं और जीवन के दर्शन पर आधारित होती हैं, जो धीरे धीरे गहरे प्रेम में बदल जाती हैं। यह प्रेम निश्चल और पवित्र है, लेकिन दोनों को पता है कि सामाजिक ढांचा उनके इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। चंदर और सुधा का प्रेम एक ऐसी नदी की तरह है जो शांत सतह के नीचे तूफानों को छिपाए रहती है। चंदर सुधा की भावनाओं को समझता है और उसका सम्मान करता है। वह सुधा को अपनी आत्मा का हिस्सा मानता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि डॉक्टर शुक्ला जैसे रूढ़िवादी पिता अपनी बेटी की शादी किसी अमीर और स्थापित व्यक्ति से ही करना चाहेंगे, जबकि चंदर का मध्यम वर्गीय परिवार और उसकी आर्थिक स्थिति इस रिश्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। सुधा के लिए चंदर का प्रेम एक सपना है जो वह जीना चाहती है, लेकिन वह अपने पिता की इच्छाओं के खिलाफ जाने से डरती है। वह चंदर से अपने दिल की बात कहना चाहती है, लेकिन उसकी परवरिश और सामाजिक मर्यादाएं उसे रोकती हैं। दोनों के बीच का संवाद पत्रों के माध्यम से होता है, जो उपन्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन पत्रों में सुधा अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है और चंदर अपने अंतर्द्वंद को। कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब डॉक्टर शुक्ला सुधा की शादी केशव नाम के एक धनी व्यक्ति से तय कर देते हैं। केशव एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसका व्यक्तित्व सुधा की संवेदनशीलता से मेल नहीं खाता। चंदर को जब इस बात का पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है। वह जानता है कि सुधा के लिए उसका प्रेम कभी पूरा नहीं हो सकता। अपने प्रेम और सुधा की खुशी के बीच चंदर एक कठिन निर्णय लेता है। वह सुधा को अपने जीवन से आज़ाद कर देता है। चंदर सुधा से कहता है कि वह अपने पिता की इच्छा का सम्मान करे और शादी के लिए हाँ कह दे। यह निर्णय चंदर के लिए आसान नहीं था। वह रात रात भर जागता है, अपने मन में हो रहे उथल पुथल से जूझता है। सुधा भी चंदर के इस त्याग को समझती है, लेकिन वह उसकी भावनाओं का जवाब नहीं दे पाती। वह चंदर के लिए अपनी भावनाएं दबा लेती है और केशव से शादी के लिए राजी हो जाती है। सुधा की शादी के दिन चंदर बनारस के घाटों पर अकेला बैठा रहता है। गंगा की लहरें उसके मन की उथल पुथल को और गहरा कर देती है।
वह अपने प्रेम को दफन करने की कोशिश करता है, लेकिन सुधा की यादें उसे हर पल सताती हैं। सुधा की शादी हो जाती है, कुछ दिन बीत जाते हैं। सुधा की शादी होने के बाद चंदर अपने जीवन में एक खालीपन महसूस करने लगता है। वह अपने दुख को भुलाने के लिए पढ़ाई और काम में डूब जाता है, और इसी बीच उसकी मुलाकात एक पम्मी नाम की लड़की से होता है। पम्मी जो एक आधुनिक, स्वतंत्र और बिंदास लड़की है, जो चंदर के गंभीर स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। पम्मी की जिंदादिली और बेबाकी चंदर को आकर्षित करती है और वह उसके साथ समय बिताने लगता है। पम्मी और चंदर का रिश्ता एक दोस्ती से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे यह जटिल हो जाता है। पम्मी चंदर के प्रति आकर्षित होती है, लेकिन चंदर का मन अभी भी सुधा के साथ जुड़ा है। वह पम्मी के साथ रहते हुए भी सुधा को नहीं भूल पाता। यह रिश्ता चंदर को एक नैतिक द्वंद्व में डाल देता है। वह सुधा को गुनाहों में डूबा हुआ महसूस करता है, क्योंकि वह न तो पम्मी के साथ पूरी तरह ईमानदार है और न ही सुधा के प्रति अपने प्रेम को भुला पाता है। उधर सुधा का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है। केशव एक अच्छा इंसान है, लेकिन वह सुधा की भावनात्मक गहराई को समझ नहीं पाता। सुधा अपने पति के साथ रहते हुए भी चंदर की यादों में खोई रहती है। वह चंदर को पत्र लिखती है, जिसमें वह अपने मन की बातें व्यक्त करती है। ये पत्र उपन्यास का एक मार्मिक हिस्सा है, जो सुधा और चंदर के बीच की दूरी और उनके प्रेम की गहराई को दर्शाते हैं। चंदर भी सुधा को जवाब देता है, लेकिन वह अपने पत्रों में अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करता है। वह नहीं चाहता कि सुधा अपने वैवाहिक जीवन को छोड़कर उसके पास आए। वह सुधा की खुशी चाहता है, भले ही उसके लिए उसे अपने प्रेम का बलिदान करना पड़े। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, चंदर अपने निर्णय और रिश्तों के बीच फंसता चला जाता है। वह सुधा के प्रति अपने प्रेम को गुनाह मानता है, क्योंकि वह एक विवाहित महिला है। दूसरी ओर वह पम्मी के साथ अपने रिश्ते को भी गलत मानता है, क्योंकि वह उससे सच्चा प्रेम नहीं करता। यह आत्ममंथन चंदर को एक ऐसे मुकाम पर ले जाता है जहां वह खुद को गुनाहों का देवता मानने लगता है। चंदर की यह मनोदशा उपन्यास का केंद्रीय विषय है। वह एक ऐसा इंसान है जो अपने प्रेम को पवित्र मानता है, लेकिन सामाजिक और नैतिक बंधनों के कारण उसे गुनाहों का बोझ उठाना पड़ता है। वह बार बार खुद से सवाल करता है कि क्या उसका प्रेम गलत था? क्या उसने सुधा को छोड़कर सही किया? क्या वह पम्मी के साथ ईमानदारी बरत रहा है? कहानी का सबसे दुखद मोड़ तब आता है जब सुधा की तबीयत खराब होने लगती है। वह अपने वैवाहिक जीवन में सुख नहीं पा सकी और चंदर की यादों में जी रही थी। उसकी बीमारी गंभीर हो जाती है और एक दिन वह इस दुनिया को छोड़ देती है। सुधा की मृत्यु चंदर के लिए एक ऐसा आघात है जिससे वह कभी उबर नहीं पाता। वह खुद को सुधा की मृत्यु का जिम्मेदार मानता है। वह सोचता है कि अगर सुधा को अपने पास रखा होता तो शायद आज वह जीवित होती। सुधा की मृत्यु के बाद चंदर पूरी तरह टूट जाता है। वह पम्मी के साथ अपने रिश्ते को भी ख़त्म कर देता है, क्योंकि वह अब किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने में असमर्थ है। वह बनारस की गलियों में अकेला भटकता रहता है, गंगा के घाटों पर बैठकर सुधा की यादों में खोया रहता है। उपन्यास का अंत चंदर के आत्ममंथन और उसके अकेलेपन के साथ होता है।
वह अपने प्रेम को कभी पूरी तरह न जी पाने का दुख लिए जीता रहता है। गुनाहों का देवता एक ऐसी कहानी है जो प्रेम की पवित्रता और सामाजिक बंधनों के बीच के टकराव को दर्शाती है। चंदर और सुधा का प्रेम अमर है, लेकिन वह सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के सामने हार जाता है। यह उपन्यास पाठकों को यह सवाल करने पर मजबूर कर देता है कि प्रेम क्या है? क्या प्रेम को सामाजिक बंधनों में बांधा जा सकता है, या फिर क्या त्याग ही प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है? चंदर और सुधा की कहानी एक ऐसी त्रासदी है जो हर पाठक के दिल को छू जाती है। चंदर अंत तक सुधा के पत्रों को संभाल कर रखता है। वृद्धावस्था में वह उन्हें फिर से पढ़ता है और अपने जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। क्या मेरा प्रेम गुनाह था? प्रेम की यह कहानी अमर है, न जीतने वाली न हारने वाली, बस अनकही और अधूरी। मेरे कहानियों को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक किया करिए और अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।